कहते हैं कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। एक अच्छा पड़ोसी किसी नेमत से कम नहीं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि भारत हमारा पड़ोसी है। एक ऐसा पड़ोसी जिसकी जारियत दुनिया के सामने है, जो ताकत के बलबूते पर खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है, जो असलहे की दौड़ में न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे खित्ते के अमन को तहस नहस करना चाहता है। भारत अपने जारहाना अज़ाइम में एक और कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी हिकमत अमली जो इस वक्त खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगाड़ सकती है। भारत आइंदा साल 3 थिएटर कमांड बनाने जा रहा है। थिएटर कमांड जो कि भारतीय आर्मी, नेवी और फजाइया का मुश्तरका यूनिट होगा, जिसे सिंगल फाइटिंग मशीन भी कहा जाता है। भारत ये थिएटर कमांड चीन और पाकिस्तान की सरहदी इलाकों पर बनाकर मकबूजा कश्मीर और लद्दाख पर अपना असर बढ़ाने के बाद पूरे खित्ते पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा है। भारत की ये मुहिम जो यकीनन इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरनाक साबित होगी। और आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू पर हम रोशनी डालेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और डिफेंस एनालिस्ट रिटायर्ड राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप भी दिफाई तजर्बाकार हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वकार हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। जदीद जंग का तस्वुर क्या है इस वक्त मौजूदा दौर में, और इंडिया को क्या ज़रूरत है भारत को इस वक्त कि वो एक थिएटर कमांड कायम करे, एक नहीं बल्कि 3 थिएटर कमांड कायम करे? जी, ये जो पुराने ट्रेडिशनल आपने सर्विसेज थी, उसमें मेनली बात होती थी फ़िज़ाइया, बर्री और बहरी, यानी 3 आप कह लें फोर्सेस होती थी। उसके बाद स्पेस आ गई तो 4 फोर्सेस बन गई। अभी जो मोज़ैक वॉरफेयर है, जो आजकल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपने इंटीग्रेट करना है इन चारों को, लाइक लैंड, एयर एंड नेवी एंड स्पेस, एंड देन कम साइबर। उसके बाद इंफॉर्मेशनाइज्ड वॉरफेयर है, लेकिन इंफॉर्मेशन को कैसे आपने वेपनाइज करना है। और फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इसकी आई थिंक भारत के एक डिफेंस एनालिस्ट है प्रवीण सानी ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि भारत इसमें काफ़ी पीछे है। और दैट्स वाई अगर आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर, इस पर काफ़ी स्टडी हो रही है। या जो भारत का एक क्लैश हुआ था 2020 में अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, जहाँ पे दे लॉस्ट 1450 स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पे चाइना की एक थिएटर कमांड है जो इंटीग्रेट करती है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई नाउ दे नीड के जो तीनों ये सर्विसेज हैं, स्पेस है, इसी तरह मिसाइल्स हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और साइबर वॉरफेयर, इसको कंबाइन करके थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट आया है। और ये काफ़ी सारी आई थिंक फोर्सेज जो हैं और आर्मीज़ और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ये करना चाहती हैं। लेकिन इसके अंदर भारत को काफ़ी अभी चैलेंज दरपेश हैं, जिसके अंदर इंटर सर्विसेज राइवलरी भी है और अभी देयर लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है, आ जाते हैं ज़रा वो इंटर सर्विसेज, वो जो राइवलरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वली साहब ये फरमाइएगा कि इंडियन थिएटर कमांड जो इस वक्त वो बनाने जा रहा है, उससे रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स जो हैं उनके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं? देखें, ये समझने के लिए आपको इसके तनाज़ुर को जानना ज़रूरी है कि ये थिएटर कमांड का आइडिया आया किधर से है। इसको ट्रैक्शन मिली है जी कारगिल जंग के बाद। कारगिल जंग में आप को पता है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शुरू में कोऑर्डिनेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त थे, वेद प्रकाश, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है बड़ा क्लियरली कि पहला 1 महीना उन्होंने ज़ाया किया क्योंकि कंसेंसस नहीं हो रहा था कि इंडियन एयरफोर्स को किस मोड में इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल किया जाए भी ना। और वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एक होती थी तो जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ बैठते थे। तो उसमें वीपी मलिक साहब लिखते हैं कि ये इन्होंने कंसेंसस क्रिएट करते हुए 3-4 हफ्ते गंवा दिए, जिसमें उनका बहुत लॉस हुआ, मटेरियल लॉस हुआ इंडिया का, जब उनकी अटैक्स हुए आर्मी के, उन पर कैजुअल्टीज़ हुई। अल्टीमेटली उसने कंसेंसस अचीव किया और वो कंसेंसस अचीव करने के बाद उसको वो कैबिनेट कमेटी जो थी उसको ले गए, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। एंड ही राइट्स इन हिज बुक कि सिविलियंस को पास ले जाने के लिए, सिविलियन लीडरशिप से पहले मैं कंसेंसस के लिए मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ी। सो वो एक एक्सपीरियंस जब इंडियन आर्म फोर्सेस को हुआ और उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, उसकी एक रिकमेंडेशन थी कि ये ग्रेटर जॉइंटनेस, सिनर्जी
और ये जॉइंट वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वहाँ से ये आइडिया, ये सिंगल वॉर मशीन, यस, इंटीग्रेटेड कमांड मीन्स कि एक कमांडर हो जिसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑपरेशनली उसके ज़ेर कमान हो, न सिर्फ के 3 सिंगल सर्विसेज के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी उसके अपना अपना कमांड हो और वो अपने अपने तरीके से जंग लड़ रहे हों। तो ये वहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई थी और दे टुक सो लॉन्ग। अल्टीमेटली 2019 में जब वो बिपिन रावत साहब CDS बने तो उन्होंने इसको मज़ीद तक़वियत दी और वो आइडिया आया और उनको कमांड बनाने का उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया। उसके बाद एक और कमेटी बनी जिसने ये 3-4 कमांड्स का आइडिया दिया। निकोबार और अंडमान जो उनकी वाहिद अभी ट्राई सर्विस कमांड है, अदर देन जो इंटीग्रेटेड एक कमांड है जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस न्यूक्लियर से डील करती है, बाकी उनकी सारी लैंड फोर्सेस कमांड है, लैंड सेंट्रिक। तो जो ट्रू मानो में उसकी ट्राई सर्विस है वो अंडमान और निकोबार है जो कि मलाक्का स्ट्रेट्स और साउथ ईस्ट एशिया को देख रही है। तो अभी ये जॉइंटनेस क्यों करना चाह रहे हैं, इसके 2 रीजंस हैं मेनली, और वो 2 रीजन ये हैं कि न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में जब ये जंग ऐसी होगी जिसमें उनके इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का यूज़ होगा, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे उन्होंने जंग लड़नी है और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं और वो अचीव करने के लिए रिएक्शन टाइम, ग्रेटर सिनर्जी चाहिए। तो उसके लिए एक है। दूसरा ये है कि जो ये इंडो पैसिफिक का एक कॉन्स्ट्रक्ट बन रहा है जिसमें इंडिया क्वाड का हिस्सा है और उनके साथ उसका एक ग्रेटर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में उसको एक रोल दिया जा रहा है अमेरिका और ऑकस कंट्रीज़ की तरफ से। तो उस रोल के मुताबिक जो मैरीटाइम डोमेन में ये थिएटर कमांड जब बनेंगी और इसके इंटीग्रेटेड कमांड होगी तो उसमें इंडिया समझता है कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। फिर उसको ग्रेट पावर एस्पिरेशंस हैं, वो समझता है कि जी चाइना ने 5 थिएटर कमांड्स बना दिए हैं तो मुझे भी बनानी चाहिए। हालांकि उसके डिट्रैक्टर्स ये कहते हैं इंडिया में कि इसको थिएटर कमांड बनाने की उस तरीके से ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो अगर ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं हैं और उनका लैंड सेंट्रिक, डिफेंसिव और मैरीटाइम डोमेन में जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्ट करती है एक ट्राई सर्विस कमांड, वो काफ़ी है। मगर उनकी जो एम्बिशंस हैं ग्रेट पावर बनने की, ब्लू वाटर नेवी बनने की, और उसके बाद ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर में थिएटर कमांड्स में टू पूरे खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करने की जो उनकी एक जो नज़रिया या जो सोच है, जाहिर है कि उसको इसी से तक़वियत मिलती है। वक़ार हसन साहब, ये इंडियन थिएटर कमांड के क़याम से पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली के ऊपर क्या असरात मुरत्तिब होंगे? जाहिर है यकीनन वो कुछ भी इस तरह की लेंगे तो पाकिस्तान को भी बहुत सिवियर किस्म के कंसर्न होंगे पाकिस्तान के। जी, कमांड में फोर्सेस तो वही रहेंगी अभी भी। आई थिंक जिस तरह ब्रिगेडियर राशिद कह रहे थे, इस वक्त आर्मी की 7 कमांड्स हैं, देन इवन इंडियन एयर फोर्स है 7 कमांड्स, और फिर नेवी की 3 हैं, मतलब एक ईस्टर्न, वेस्टर्न, एक निकोबार में है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँगा बिफोर आई कम टू व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन पाकिस्तान, कि ज़रूरत पेश क्यों आई है। और मेरे ख्याल में इसको बहुत ज़्यादा भी वी शुड नॉट बी लाइक काइंड ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग, ये कोई बहुत बड़ा, बिकॉज मेनली इट्स इज ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कमांड स्ट्रक्चर। 2 मैं आपको मिसालें दूंगा कि जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ जिसमें बालाकोट में इंडिया ने ट्राई की थी, सो बेसिकली इट वाज एन एयर फोर्स एप्लीकेशन और कुछ ग्राउंड पे उनकी तैयारी थी। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड इन द एयर और फिर आपने देखा कि ग्राउंड में इसको पकड़ा गया और लाया गया। सो मेनली इट वाज अ बाय सर्विस और नेवी वगैरह अलर्ट थी जब सब मरीन डिटेक्ट हुई थी। तो इंडिया की बड़ी सुबकी हुई थी बिकॉज उसके अंदर फिर मिसाइल वॉरफेयर की बात आई थी एंड प्रॉब्ली इंडिया थॉट कि हम जो है नॉन कन्वेंशनल जो है जाने के बजाय कन्वेंशनल वॉरहेड यूज़ करके तो इसको बराबर करते हैं, बिकॉज बड़े डीमोरलाइज थे जब अभिनंदन को यहाँ परेड किया गया, उनके 2 जहाज़ गिरे जी और बड़ी जगह हंसाई हुई थी। तो उसके अंदर ये एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फिर 2020 में आई थिंक जहाँ पे ज़्यादा इन पे क्रंच आया वो था लद्दाख में चाइना के साथ इनकी गलवान में और 3-4 और सेक्टर में लड़ाई, जिसमें दे लॉस्ट 1450 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया और काफ़ी सारे इनके अफसर और जवान पकड़े भी गए थे और मारे गए थे। तो उस पर फिर बड़े सवालात उठे कि उसमें एक इंटेलिजेंस का भी रोल है, लाइक व्हाट वाज रॉ डूइंग, ये लोग वार्निंग क्यों नहीं दे सके। एयरफोर्स का इतना बड़ा सर्विलेंस सिस्टम है, ये कोई 70 से 80 बिलियन डॉलर इनका अभी आज का आई थिंक नाउ करंट डिफेंस बजट मोर देन 80 बिलियन डॉलर। कितना पैसा कहाँ लग रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वेयर चाइनीज जो थे दे वर मोर इंटीग्रेटेड। इसके अंदर अभी आप देखें कि ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, सेटेलाइट्स हैं, इंफॉर्मेशन है,
और फिर इन चीज़ों को वेपनाइज भी करना है। और जब अगर आप सी बोर्ड के पास जाते हैं तो फिर तीसरी सर्विस आ जाती है नेवी की। सो ऑल द मोर रीज़न इस पर फील किया गया कि इंडिया की जो कमांड स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आर्केक है। और जो जनरल बिपिन रावत का क्रैश हुआ था उस पर भी बड़े सवालात उठाए गए थे कि बिकॉज ही वॉज एन एक्सपोनेंट कि जी जॉइंट जो है जो CDS का ऑफिस है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का वो इतना स्ट्रांग हो कि सबको कंट्रोल करे और फिर थिएटर्स में जो है ट्राई सर्विस कमांड बनाई जाए। लेकिन उसके अंदर बड़ी रेजिस्टेंस आई एंड उस क्रैश पे बड़े सवालात हैं कि समबडी टुक हिम आउट या व्हाटएवर। तो ये कुछ ऐसी रीज़न इसकी वजह से आई थिंक इंडिया को ज़रूरत है, डेफिनेटली हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर इंटीग्रेट होता है जो वेस्टर्न थिएटर इंडिया का जो पाकिस्तान को लेट से अभी तकरीबन 4 कमांड्स हैं जो पाकिस्तान को देखती है। ऊपर इनकी नॉर्दर्न कमांड है, देन दे है वेस्टर्न, देन दे है साउथ वेस्टर्न और सदर्न कमांड। तो अगर ये लेट से इंटीग्रेट होकर एक बड़ी कमांड बनती है तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को थोड़ी आसानी होगी। बट अदरवाइज जो उनके ट्राइब सर्विसेज इश्यूज़ हैं वो बड़े गहरे। अभी भी एयरफोर्स ने रिफ्यूज़ कर दी है कि हम अपने एयरक्राफ्ट्स चूँकि लिमिटेड हम नहीं अंडर प्लेस करेंगे अंडर थिएटर कमांडर और ज़रूरत के तहत हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक स्टिल देयर लॉट ऑफ डिस्कशन, लेकिन चूँकि डॉक्ट्रिनल चेंज है इस पर स्टडी होनी चाहिए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और पाकिस्तान का जो है रिस्पॉन्स है वी ऑलरेडी है जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इंटीग्रेट की जाती हैं चीज़ें। ठीक है जी राशिद वली साहब, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे। और दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी पोजीशन या मिलिट्री स्ट्रक्चर में किसी तब्दीली की ज़रूरत होगी या उसकी काउंटर जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाने की ज़रूरत होगी अगर भारत ऐसा करता है तो? मैं समझता हूँ कि ये जो थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट जो इंडिया लेके आ रहा है जिसमें अभी कुछ वक्त लगेगा उनको अचीव करने में, तो इसको हमें कंटिन्यूअली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है, हम इसको आउटराइटली डिसमिस नहीं कर सकते, मगर हमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा जो रिस्पॉन्स है वो वेल कन्फिगर है। क्योंकि हमारी कोई जारियत वाले अज़ाइम तो है नहीं, ना ही हमारी एक्सपीडिशनरी वॉरफेयर। ये जो थिएटर कमांड की अयाशी होती है ये वो मुल्क उसके मुतहम्मिल होते हैं, UK और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, या अभी चाइना का जिस तरह है उनकी 5 थिएटर कमांड्स हैं। तो चाइना के पास 200 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं और इंडिया के पास मेनली 31 फाइटर स्क्वाड्रन है। तो वो एक गगन शक्ति एक्सरसाइज हुई थी इनकी 2018 में। तो वो एक्सरसाइज में वो ये डिटरमिन कर रहे थे कि 2 फ्रंट वॉर, अगर एक चाइना के साथ और इधर इंडिया पाकिस्तान के साथ, अगर ये 2 फ्रंट वॉर में इन्वॉल्व इंडिया हो जाए तो क्या इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज का जो कंक्लूजन था वो ये था कि इंडिया के पास 2 फ्रंट जंग लड़ने के लिए एयरफोर्स नहीं है। तो उसके बाद अभी जो उनको गाइडलाइंस मिली हैं, जो लेटेस्ट ये जो एक्ट लाए हैं पार्लियामेंट में, तो जो गाइडलाइन वो दी गई है इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द मिलिट्री कमांडर्स। प्रॉबेबली वो 2005 तक इसको कोई स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करेंगे और उनको एयरफोर्स 2025 तक 25 तो एयरफोर्स को जो उनके एसेट्स हैं उस पे लेवरेज दे दिया गया है। सो वो जो एयरफोर्स के जो एयर एसेट्स हैं उनका कंट्रोल जो है वो 100% थिएटर कमांडर के पास नहीं होगा, वो नीड बेस्ड होगा। तो ये उस किस्म की कॉम्बेटेंट कमांड थिएटर कमांड नहीं होगी जिस तरह की यूनाइटेड स्टेट्स की कॉम्बेटेंट कमांड्स हैं। उनकी 6 जियोग्राफिकल कमांड्स हैं, 4 फंक्शनल हैं और 1 एरोस्पेस है। तो वो तो उनका एक ग्लोबल आउटलुक है, एक एक्सपीडिशनरी उनकी वॉरफेयर है, वो तो आउटसाइड देयर ऑफशोर मल्टी ओशन स्ट्रेटजी है। एफ्रीकॉम हो गया, पेकॉम हो गया, इनकी सेंटकॉम हो गया, जो कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया ग्लोब को वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया के ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ना वो उसका अफोर्ड कर सकेगा। मगर एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि उनकी जो जॉइंट सर्विस सिनर्जी से बाहर तो उनकी रिएक्शन टाइम और जो उसका एक सिंगलनेस ऑफ कंसेप्शन होता है थिएटर में वो बाहर तो और बेहतर होगा। तो हमें उसका रिस्पांस में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेरी वेल कॉन्फ़िगर्ड हैं। लेकिन वकार हसन साहब बात सारी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो खुदा न खास्ता अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ता है, इतने एग्रेसिव उसमें बढ़ता है, तो जो हमारे न्यूक्लियर डेटरेंट्स हैं उनके हवाले से कोई खदशात तो नहीं हो सकते आगे चल के? वकार हसन साहब जी, आई थिंक जो तो हमारा न्यूक्लियर रिस्पांस है वो बड़ा डिटर्मिंड है और बड़ा मैयड है। उसकी आई थिंक अगर आपने टेस्ट केस देखना है तो एक कारगिल था, जबकि आई वुड से कि आप उस तरह डिक्लेयर्ड नहीं थे और न्यूक्लियर आपके वेपन उस तरह तैयार भी नहीं थे। लेकिन डेफिनेटली
कारगिल में इंडिया कुड नॉट क्रॉस द LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर। इसी तरह स्विफ्ट रिटॉर्ट की जो मैंने मिसाल दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था कि आई थिंक आफ्टर 71 वॉर एयरफोर्स का क्लैश हुआ था, और चूँकि इंडिया हमेशा चाहता है कि मॉरली वो वन स्टेप आगे रहे आपसे, या जिसको कहते हैं कि एस्केलेशन लैडर में ऊपर रहे, तो जैसे उनके जहाज़ गिरे तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, और इंडिया चाहता था कि अभी आप कन्वेंशनल डोमेन में शायद मिसाइल के साथ स्ट्राइक करें। इसकी बड़ी खबरें फैलाई गई थी। पाकिस्तान का रिस्पांस वाज वेरी क्लियर कि जी अगर आप करते हैं, बिकॉज रिएक्शन टाइम कोई नहीं है, देन एनीथिंग कैन हैपन, और जो है ना जिसको कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस आएगा। और वो जहाँ की तरह फिर बैठ गए थे इंडियन कमांडर्स और मूडी साहब जो हैं, एंड नथिंग हैपेंड। इसमें आई थिंक एक चीज़ हाईलाइट करने की है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में एसिमेट्री, लाइक हमारी जो फोर्सेस हैं कंपैरेटिवली विज़ विज़ इंडिया लेट्स से कम है, इसी तरीके से चाइना की असेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल और लेट्स से जितनी भी सर्विसेज हैं। लेकिन रिस्पांस आप देखें स्विफ्ट रिटॉर्ट में जैसे उन्होंने किया तो पाकिस्तान वेंट और जाके उनके जहाज़ भी गिराए, एंड देन वी वर रेडी इवन फॉर मिसाइल वॉरफेयर। जबकि चाइना जो स्लाइटली लार्जर फोर्स थी, जब वो आई तो मशहूर है कि कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया मोदी साहब को कि जी अभी कुछ करें, और उसने कहा था जी कि मैं करूंगा तो ये सारा लद्दाख और सारी लाइन ऑफ कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश भी चला जाएगा। तो ये टोटल रिस्पांस है। एक और चीज़ हाईलाइट करने के लिए वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी जो है ये आपको पता होगा कि अभी जो करंट CDS है इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बनाया गया है बिपिन रावत की, ही वॉज अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। सो फिर एक अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर फिर प्रोविजन रखी है बेसिकली दबाने के लिए, क्योंकि RSS नाउ कंट्रोल जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, तो फौज और मिलिट्री रह गया था एक ऐसा इदारा जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स वगैरह बड़ा प्राइड फील करते हैं कि एटलीस्ट ऑपरेशनली वो इंडिपेंडेंट है। तो उसके ऊपर अभी ये आई थिंक दे आर पुटिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके अंदर एक और चीज़ है कि इवन स्विफ्ट रिटॉर्ट में जब जहाज़ इनके आए तो सुना है उसमें एयरफोर्स कमांडर ने कहा था जी कि मौसम ख़राब है तो ना करें। और मूडी का बड़ा मशहूर फिक्र है कि मैंने सोचा क्लाउड है और हम बेनिफिट ले जाएं, उसको ये नहीं पता था कि क्लाउड्स हों तो उसके अंदर डार पे आप पिकअप हो सकते हैं। तो देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसी तरह ये फॉल्स फ्लैग जब करते हैं तो उसमें दोवल साहब ये करते हैं। तो मेरे ख्याल में चेन ऑफ कमांड इनकी लंबी हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू चेंज अंडर जो है थिएटर कमांडर के नीचे, बिकॉज लॉजिकली भी आप देखें तो अभी भी जो कोर है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है, उसके ऊपर ऑलरेडी कमांड्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल करता है, और अभी उसके ऊपर एक थिएटर कमांडर है जो फिर लेफ्टिनेंट जनरल होगा, फिर आर्मी चीफ वगैरह आएंगे। तो ये आई थिंक एक डायकोटमी होगी। आई डोंट नो हाउ डू दे एड्रेस। ठीक है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिंगल वॉर मशीन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, जो कि भारतीय अजाइम, जंगी अजाइम और भारत अपनी चौधराहट और ताकत के बलबूते पर खित्ते में अपनी बादशाही कह ले या अपनी जो ताकत का तवाज़ुन है उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा